Good evening, class. I hope you all are doing good. सो आज हमारा जो सोशोलॉजी का पेपर 2 का लेक्चर 7, सोशल चेंज, हिंदुआइजेशन, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन। तो जो ये टॉपिक है इस वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये टॉपिक्स आपको एक तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक मैंने आपको, अगर आपका मेरे पहला लेक्चर देखा हो तो मैंने जो बताया था भी पेपर 2 में क्या होता है, समटाइम ये जनरलाइज जीएस के क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, लेकिन वो आपको सोशोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना होता है। तो इन टर्मिनोलॉजी को आप अगर यूज करोगे उस पेपर में तो एग्जामिनर को फील आएगी भी एक सोशोलॉजी का मैं आंसर चेक कर रहा हूँ। तो सोशोलॉजी पेपर 2, सोशल चेंज, हिंदुआइजेशन, संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो सोशल चेंज की डेफिनेशन क्या है? Social change refer to alteration in the social structure and the relationship in a society as opposed to physical changes as such as growth or seasonal changes. तो alteration in social structure का जो होती है, जो alteration होगी social structure में, उसको कहते हैं social change. In sociology, social change is viewed as change in norms, values, cultural products, symbols, institutions, pattern of interaction, roles and other aspects of a society. तो नॉर्म्स में चेंज होगा, वैल्यूज़ में चेंज होगा, कल्चरल प्रोडक्ट्स में चेंज होगा, सिंबल्स में चेंज होगा। तो इन सबको क्या कहते हैं? सोशल चेंज। तो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा भी सर, हमने तो संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन पढ़ना था, तो हम ये सोशल चेंज क्यों पढ़ रहे हैं? तो सोशल चेंज जो सोसाइटी में एक सोशल चेंज हो रहा है, जो इंडियन सोसाइटी में एक सोशल चेंज एम.एन. श्रीनिवास ने विटनेस किया, तो उस सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क दिया गया एम.एन. श्रीनिवास से, जिसको बोला संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन। तो इंटरनेशनल इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस ने डिफाइन किया सोशल चेंज एज इंपॉर्टेंट ऑल्ट्रेशन in the pattern of action and interaction in the societies. Alteration, social change occur as a result of the process of social change over time. तो ये सोशल चेंज एक आपका सिलेबस का भी टॉपिक है, और ये पेपर 1 में भी है और पेपर 2 में भी है। तो पेपर 1 में कैसे है, पेपर 2 में कैसे है, वो मैं विद टाइम जो लेक्चर अपलोड करूँगा उसके आप देखेंगे। तो ये देखिए, सोशल चेंज का एक ये ग्राफ है, मतलब ये एक टेबल है भी सोसाइटी में सोशल चेंज कैसे होता है। एक फ्रेमवर्क दिया गया है, ये फ्रेमवर्क दिया था जोगिंदर सिंह ने, जो इनका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिस पे यूपीएससी हर एक साल छोड़ के क्वेश्चन पूछता है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन। तो इस पे भी मैंने एक लेक्चर, जब हम करेंगे जो टॉपिक है, तो इस पे भी मैं डिटेल में आपको समझाऊंगा। तो अब देखिए, जो जोगिंदर सिंह का जो फ्रेमवर्क था, उसमें जो संस्कृताइजेशन और उसने वेस्टर्नाइजेशन की बात की है, जो कि इनिशियली कंसेप्ट दिए गए थे बाय जो इनिशियली कंसेप्ट दिए गए थे बाय एम.एन. श्रीनिवास। तो उन्होंने बताया, जब जोगिंदर सिंह एक इस मॉडल को स्टडी कर रहे थे, तो उन्होंने एक वेस्टर्नाइजेशन, संस्कृताइजेशन को फिट करने की कोशिश की। तो ये मैं आपकी एक्चुअली ये आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको दे रहा हूँ, क्योंकि ऐसे टेबल्स जब आप एग्ज़ाम में बनाओगे तो एक आपको एज मिलेगा एज कम्पेयर टू अदर एस्पिरेंट्स, मतलब जिन्होंने, जब भी आप पेपर आंसर राइटिंग करोगे। तो जो सोर्सेज ऑफ चेंज बताया गया, उसमें 2 तरह के चेंजेस होते हैं, हेट्रोजेनेटिक, ऑर्थोजेनेटिक। हेट्रोजेनेटिक चेंजेस क्या होते हैं? जो किसी भी सोसाइटी के बाहर से चेंजेस होते हैं, उसको बोलते हैं हेट्रोजेनेटिक चेंजेस। ऑर्थोजेनेटिक क्या होता है? जो विद इन द सोसाइटी चेंजेस होते हैं। तो एक ये 2 ट्रेडिशन होती है, लिटिल ट्रेडिशन, ग्रेट ट्रेडिशन। ये भी एक थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क है सोसाइटी में सोशल चेंज को स्टडी करने के लिए। मिल्टन सिंह एंड मैकी मैरिट ने जो फ्रेमवर्क दिया था, इसको भी हम स्टडी करेंगे, इस पर भी एक लेक्चर है। तो लिटिल ट्रेडिशन मतलब एक ट्रेडिशनल सोसाइटी, जैसे कि रूरल सोसाइटी, स्मॉल सोसाइटी। ग्रेट ट्रेडिशन मतलब एक लार्जेस्ट सोसाइटी, एलीट सोसाइटी। तो इसमें कल्चरल स्ट्रक्चर में हेट्रोजेनेटिक चेंजेस किसने किए? इस्लामाइजेशन ने, जो इस्लामिक रूलर था, और वेस्टर्नाइजेशन ने।
जो बाहर से, क्योंकि इस्लामिक रूल था वो भी बाहर से था इंडियन सोसाइटी के, प्राइमरी वेस्टर्नाइजेशन ब्रिटिश रूल के कारण जो हुआ था वो भी बाहर से था। तो ग्रेट ट्रेडिशन पे क्या कंसेप्ट इम्पैक्ट था, सेकेंडरी इस्लामिक इम्पैक्ट, सेकेंडरी वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन। ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस जो इंडिया के विद इन उसमें क्या है, संस्कृताइजेशन और ट्रेडिशनलाइजेशन और कल्चरल रेनेसांस। कल्चरल रेनेसांस टूवर्ड द्वारा कल्चर को प्रमोट करने लगे, जैसे कि आर्य समाज, रामाकृष्ण मिशन। अब माइक्रो स्ट्रक्चर और मैक्रो स्ट्रक्चर पे क्या हुआ, माइक्रो मतलब फैमिली, स्मॉल स्मॉल फैमिली जो है, कास्ट है, उस पर क्या क्या चीज़ें आई, तो रोल डिफ्रेंशिएशन, न्यू लेजिटिमेशन। और मैक्रो स्ट्रक्चर में पॉलिटिकल इनोवेशन, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ लीड्स। ऑर्थोजेनेटिक चेंजेस में क्या हुआ माइक्रो पे, पैटर्न रेकरेंस, कंपल्सिव माइग्रेशन और पॉपुलेशन शिफ्ट। और जहाँ पे क्या हुआ, लीड सर्कुलेशन, सक्सेशन ऑफ किंग्स, राइज एंड फॉल ऑफ सिटीजन ट्रेड्स। तो जो एक टेबल है, आप सोशल चेंज के किसी भी आंसर में इसको कोट करोगे, इस टेबल को बनाओगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। तो पहले हम देखते हैं हिंदुआइजेशन, संस्कृताइजेशन को समझने के लिए। हिंदुआइजेशन का कंसेप्ट बहुत सिंपल है। तो हिंदुआइजेशन की जब बात होती है तो हिंदुआइजेशन का मतलब क्या है, जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं, उनको विद इन द हिंदू फोल्ड सोसाइटी में लो, सोसाइटी के हिंदू फोल्ड में उनको ले लो, हिंदुआइजेशन। तो हिंदुआइजेशन का जो कंसेप्ट है, तो अगर आपने देखा होगा, अगर मेरे लेक्चर सुने होंगे आपने, तो जीएस गुरे भी हिंदुआइजेशन ऑफ ट्राइब की बात करता है, जो बाद में उनका डिबेट चलता है बैरियर एल्विन के साथ। और बाकी वो मैं जो डिबेट है, जो अप्रोचेस ऑफ डेवलपमेंट है, जो एक आपका 5th चैप्टर है ट्राइबल कम्युनिटीज इन इंडिया, तो उसमें भी हम इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो हिंदुआइजेशन का सिंपल कंसेप्ट है, शेड्यूल्ड ट्राइब को आप हिंदू फोल्ड में लो। एक जो क्वेश्चन था, एक जो न्यूज़पेपर में आर्टिकल था 23 नवंबर को, तो आदिवासी एंड वनवासी बाय बीजेपी यूजेज द लेटर टर्म फॉर ट्राइब्स एंड रो अराउंड इट। तो एक कंट्रोवर्सी थी। तो बाय द वे एक मैं जहाँ पर डिस्क्लेमर कह देता हूँ, आई एज ए ब्यूरोक्रेट आई एम ए पोलिटिकल न्यूट्रल। तो लेकिन ये मैंने आपको ये करंट अफेयर इसलिए डाला है क्योंकि आपको पता चले भी सोशियोलॉजी के जो चीज़ें हैं, जो सोशियोलॉजी के जो आंसर लिखने हैं, उसमें आपको करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना है। तो इस पर आप लिख सकते हो कांग्रेस लीडर राहुल गांधी, तो आप इसे पॉलिटिकल लीडर्स के नाम मत मेंशन कीजिए। तो आप इसमें लिख सकते हो द ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज इन इंडिया, तो वो क्रिटिसाइज कर रही हैं बीजेपी मत लिखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी वो हिंदू फोल्ड में लेके जाना चाहते हैं, हिंदू ट्राइब मतलब हिंदुआइजेशन ऑफ ट्राइब्स कर रहे हैं। मतलब ये क्या सही है क्या नहीं है, इस पे मेरा कोई ओपिनियन नहीं है। ये एक न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, तो ये मैंने मेंशन किया है, तो ये आप गूगल पे सर्च करोगे आपको आर्टिकल भी मिल जाएगा। और इस आर्टिकल की समरी क्या थी वो भी मैंने इस पर डाल रखी है, तो ये आप प्लीज़ इसको पीपीटी में पढ़ लीजिएगा। तो ये मैंने सारी समरी डाल रखी है। तो ये मेरा सिंपल सा वो था, एक भी करंट अफेयर्स को कैसे लिंक करना, ऐसे ही मैं थोड़े थोड़े करंट अफेयर्स साथ साथ टॉपिक्स में डालता रहूँगा। तो रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स ऑफ साउथ इंडिया, तो एक जो इन्होंने बुक लिखी थी एम श्रीनिवास ने, और मैंने इस पे जो एक टॉपिक था रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्क्स, तो ऑलरेडी मैंने लास्ट लेक्चर में भी इसको आपको पढ़ा रखा है। तो अभी इन्होंने जहाँ पे एक्चुअली क्या हुआ, तो जहाँ पे जब जिस कुर्क्स को स्टडी कर रहे थे तो उन्होंने देखा कुछ लोअर कास्ट के लोग थे, वो ब्राह्मण्स के बिहेवियर को, जो ब्राह्मण्स की कल्चरल हैबिट्स, उनको कॉपी कर रहे थे ताकि कास्ट हायरार्की में वो जो अपना रैंक है वो अपग्रेड कर सके। तो उसको जो कंसेप्ट दिया था, ब्राह्मणाइजेशन का कंसेप्ट दिया था एम श्रीनिवास ने। लेकिन एम श्रीनिवास ने बाद में देखा, मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, एम श्रीनिवास ने देखा बाद में भी जो लोग हैं लोअर कास्ट के लोग, जो द्विजा, कुछ जैसे आपको पता है जो वर्ना सिस्टम है इसमें 4 फोल्ड हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्रास। तो जो ऊपर के 3 हैं उनको कहते हैं द्विजा, ट्विन बॉन्ड, 2 बार जन्म हुआ, द्विजा। तो द्विजा जो कास्ट है, तो जब श्रीनिवास ने देखा भी जो लोग हैं, जो लोअर कास्ट के लोग हैं, वो सिर्फ ब्राह्मण्स के बिहेवियर को कॉपी करते, कुछ एरियाज में वो राजपूत के बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं, क्षत्रिय के, कुछ में वैश्य कम्युनिटी के बिहेवियर को कॉपी कर रहे हैं, उनकी कल्चरल हैबिट्स को कॉपी कर रहे हैं।
तो उनको लगा भी जो जो ब्राह्मणाइजेशन वो है, तो वो उनकी जो एक सोशल, उन्होंने एक चीज़ को स्टडी किया, उन्होंने एक चीज़ को जो एक फिनोमिना को विटनेस किया, उसका जो स्कोप है लिमिटेड कर देते हैं। तो उन्होंने एक ब्रॉड टर्म दी संस्कृताइजेशन, जिसमें वो सारे वो तरह की जो है विस्फोट को लोअर कास्ट अगर ब्राह्मण के बिहेवियर को भी कॉपी कर रहा है, उनकी कल्चर उनके रिचुअल्स को कॉपी कर रहा है, तो उसको भी एक्सप्लेन कर सके। अगर वो क्षत्रिय के कल्चर रिचुअल हैबिट्स कस्टम्स जो भी कॉपी कर रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर सके। वैश्य कम्युनिटी के भी जो कल्चरल कस्टम्स हैबिट्स रिचुअल्स को कॉपी कर रहा है उसको भी एक्सप्लेन कर सके। तो इसलिए ब्राह्मणाइजेशन से कंसेप्ट बाद में संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट एक्सप्लेन हुआ था। तो एक्चुअली अगर आप एक और चीज़ देखोगे, ये जो संस्कृताइजेशन वेस्टर्नाइजेशन कंसेप्ट है, ये एक्चुअली सोशल चेंज को भी एक्सप्लेन करते हैं और एक चीज़ और एक्सप्लेन करते हैं, सोशल मोबिलिटी। सोशल मोबिलिटी, तो सोशल मोबिलिटी क्या है, जो मैंने पहले भी आपको बता रखा है मेरे जो एम श्रीनिवास का लेक्चर था, तो मैं दोबारा बताता हूँ भी। एक आपको हायरार्की से, एक आपका सपोज करो एक पोजीशन है, एक आपकी वो है आपका रैंक है, उस रैंक को अपने अपग्रेड करना। जैसे कि मिडिल क्लास से अपर मिडिल क्लास है, सोशल मोबिलिटी मतलब रैंक अपग्रेड करना विद इन द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। तो कास्ट भी एक सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। तो एक्चुअली क्या था, जो अर्लियर जैसे कुछ थिंकर्स थे जिन्होंने किताबें पढ़ी थी, उन्होंने का एक व्यू था भी कास्ट सिस्टम जो है कम्प्लीटली रिजिड है, कम्प्लीटली स्टैटिक है, इसमें किसी का भी रैंक अपग्रेड नहीं हो सकता। तो इसको भी एक टर्म दी है, जैसे कि दो तरह के जो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम होते हैं। स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम क्या है, जो मैंने ऑलरेडी पेपर 1 के लेक्चर में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम क्लोज्ड और ओपन। ओपन में क्या होता है, सोशल मोबिलिटी पॉसिबल होती है, क्लोज्ड में सोशल मोबिलिटी इज इम्पॉसिबल, मतलब सोशल मोबिलिटी कभी हो ही नहीं सकती। लेकिन ये क्या था, ये बुक व्यू था कास्ट का, जब वो बोलते थे भी ये क्लोज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। तो जब एम एस श्रीनिवास ने फील्ड स्टडी की तब उन्होंने कहा भी नहीं, ये क्लोज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम नहीं है, इस ओपन सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम। और उन्होंने बताया भी जहाँ पे सोशल मोबिलिटी कैसे पॉसिबल है, थ्रू द कंसेप्ट ऑफ संस्कृताइजेशन। तो उन्होंने कहा, वो बता रहे थे भी जब भी सोशल मोबिलिटी हमने स्टडी करनी है, 4 अप्रोचेज हैं। इंडिविजुअल फैमिली मोबिलिटी अप्रोच, तो इंडिविजुअल जब फैमिली मोबिलाइज कर रही है, सोशल मोबिलिटी कर रही है। कॉर्पोरेट ग्रुप सोशल मोबिलिटी अप्रोच, पूरा का पूरा ग्रुप सोशल मोबिलाइज कर रहा है। कंपैरेटिव अप्रोच, एक दूसरे को कंपेयर करके। रेफरेंस ग्रुप भी, एक बंदे को आपने रेफरेंस रखा, जैसे कि रेफरेंस ग्रुप अप्रोच की मैंने आर के मार्टिन थ्योरी में भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, उसका भी लेक्चर आप देख सकते हो। तो तो रेफरेंस ग्रुप का क्या है, जैसे सपोज करो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपने एक टॉपर को देखा भी, इन्होंने ये किया है, तो आप उनकी वो देखोगे, तो आपने वो रेफरेंस रख लिया, ये मेरा रेफरेंस है, मुझे भी टॉप करना है यूपीएससी का। तो आप उनका देखोगे, टॉपर टॉक सुनोगे, तो आप उनका जो रूटीन है, जो उनकी बुक स्ट्रेटजी है, वो कॉपी करने की कोशिश करोगे, तो दैट इज रेफरेंस। तो इन द सेम वे संस्कृताइजेशन में क्या हुआ, तो उनको जो देखा, जो लोअर कास्ट के लोग थे, उन्होंने देखा भी जो अपर कास्ट के लोग हैं उनको सोसाइटी में रिस्पेक्ट है। तो उन्होंने देखा भी क्या पता अगर हम भी उनकी तरह वो बिहेव करते हैं, जो उनकी हैबिट्स हैं, अगर हम भी करने लग जाएं तो हमें भी वो सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल जाए। तो एक तरह की ये रेफरेंस ग्रुप का अप्रोच भी है संस्कृताइजेशन। तो मैंने उसमें बताया था, जब आप आर के मार्टिन में आंसर लिखते हो, तो अगर आप क्योंकि पेपर 1 के क्वेश्चनों को अगर पेपर 2 के कंसेप्ट से भी इंटरलिंक करते हो, तो दैट इज आल्सो वेरी रिवार्डिंग इन द यूपीएससी एग्जाम। तो ये चीज़ें हैं, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो इन्होंने वो स्टडी किया एम एन श्रीनिवास ने। तो एम एन श्रीनिवास ने जो टर्म थी संस्कृताइजेशन, कल्चरल मोबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बताया था। तो ये सारे कंसेप्ट मैंने ये आपको समझा दिया है, जो मैंने बताया था ब्राह्मणाइजेशन से कंसेप्ट ये संस्कृताइजेशन की तरफ कैसे बढ़ा। तो ये लिखा हुआ, द टर्म वाज ओरिजिनली ब्राह्मणाइजेशन बट वाज चेंज टू संस्कृताइजेशन टू इनकम्पास ए वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज एंड लाइफस्टाइल। तो लाइफस्टाइल उसमें ब्राह्मण्स का लाइफस्टाइल भी जो है, राजपूत का भी लाइफस्टाइल, क्षत्रिय का, वैश्य कम्युनिटी का भी। तो अब देखिए एक ना, अब मैं आपको एक बढ़िया चीज़ बताता हूँ, बहुत अच्छी चीज़। तो समटाइम आपको आ जाता है भी संस्कृताइजेशन को अगर आप स्टडी करोगे
तो आप लिखोगे भी हाँ जी, इससे क्या है, कास्ट में आपको हायर हायरार्की मिली, कास्ट में जो है आपको सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिली। बट ऐसा नहीं है, संस्कृताइजेशन के सिर्फ फंक्शन है। जैसे कि हम इसमें आर के मर्टन का फ्रेमवर्क यूज कर सकते हैं, फंक्शन डिसफंक्शन। तो संस्कृताइजेशन एज ए फिनोमिना के कुछ डिसफंक्शन भी हैं, जैसे कि इरोजन ऑफ कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ अ वुमेन। तो जो कल्चरल ऑटोनॉमी थी वुमेन की, उसका इरोजन होता है। तो कई फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो हैं, जब हमारा जो कास्ट एंड जेंडर में आपको दिखाऊंगा मैं, कास्ट एंड जेंडर में भी जो वुमेन है, अपर कास्ट की वुमेन को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और लोअर कास्ट की भी वुमेन को भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है। अपर कास्ट की वुमेन को कैसे कास्ट डिस्क्रिमिनेशन जो पैट्रियार्की है वो कैसे फेस करनी पड़ती है, जो जेंडर बेस है, और लोअर कास्ट को कैसे। तो ये भी एक फेमिनिस्ट स्कॉलर्स ने काफ़ी कहा है भी ब्राह्मणिक पैट्रियार्की क्या है, वो भी एक कंसेप्ट है। वो बोलते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल कंसेप्ट है, लेकिन क्योंकि हमें ये पेपर में पढ़ना है तो वो भी हम पढ़ेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं, तो वो फेमिनिस्ट स्कॉलर बोलते हैं। मैं कुछ नहीं बोलता, क्योंकि मैं कोई सोशियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, आई एम जस्ट ए सिविल सर्वेंट। मैं सिर्फ चीज़ें पढ़ता हूँ जो बुक्स में लिखी हुई हैं, मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और मैं वो सिर्फ आपको पढ़ाता हूँ। क्योंकि मुझे किसी कंट्रोवर्सी में मेरे एज ए ब्यूरोक्रेट हमारी सबसे फॉरमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है भी जब भी हम बोलें किसी भी प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि एक इतना बड़ा पब्लिक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, तो हम जब भी बोलें तो हम रिस्पॉन्सिबल बोलें, कोई भी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स को अवॉइड करें। तो इसलिए जब भी मेरे को लगता है भी कुछ हो सकता है ऐसा तो मैं साथ के साथ डिस्क्लेमर और अपना स्टैंड साथ के साथ क्लियर करता हूँ। क्योंकि ट्विटर में मैं देखता हूँ ब्राह्मणिक पैट्रियार्की की जब बात होती है तो काफ़ी इस पर भी एक डिबेट, दो तरह के लोग आ जाते हैं, तो ट्विटर यूज़ करता हूँ तो उस पर, तो इसलिए मैं ये डिस्क्लेमर साथ के साथ डाल रहा हूँ। तो अगर मैंने बता रहा था, तो जहाँ पे जो संस्कृताइजेशन के कुछ डिसफंक्शन हैं, कल्चरल ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन की इरोड होती है, चेंज इन फैमिली स्ट्रक्चर, ए स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी ऑफ फादर्स, स्ट्रॉन्गर कास्ट ऑर्गेनाइजेशन, रिजिड कमेंसैलिटी। कमेंसैलिटी मतलब किसके साथ खाना खाना है, किसके साथ नहीं खाना खाना है, और वो सेक्रेट थ्रेड करना है, जो गिविंग अप सेक्रीफाइस, जो आप मतलब सेक्रीफाइस वगैरह करते हो वो भी आपको गिव अप करना है। पिलग्रीमेज करना है, पिलग्रीमेज मतलब 4 धाम की यात्रा हो गए, जो भी रिलीजियस प्लेसेस हैं उसकी यात्रा। तो ये संस्कृताइजेशन का कंसेप्ट। तो डेफिनेशन संस्कृताइजेशन की क्या है, तो आप इसको लिखिए प्लीज़, इसको रट्टा मारिए, क्योंकि आंसर को अगर आप प्रॉपर एग्जैक्ट डेफिनेशन से खोलोगे तो जब भी लिखोगे किसी भी क्वेश्चन के यूपीएससी को, तो दैट इज मोर रिवार्डिंग। द डेफिनेशन ऑफ संस्कृताइजेशन वाज गिवन बाय एम एस श्रीनिवास इन हिज सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, पब्लिश्ड इन 1971। इट मीन्स ए प्रोसेस बाय विच ए लोअर कास्ट और ए ट्राइब और अदर ग्रुप, देखिए लो कास्ट और ए ट्राइब, तो उन्होंने ट्राइब को भी कहा भी ऐसा नहीं है जो संस्कृताइजेशन फिनोमिना है इट्स ओनली कास्ट फिनोमिना, ट्राइब्स भी संस्कृताइजेशन करती हैं, और अदर ग्रुप चेंज इस कस्टम्स, रिचुअल्स, आइडियोलॉजी एंड वे ऑफ लाइफ इन डायरेक्शन ऑफ ए हाई एंड फ्रिक्वेंटली ट्वाइस बॉर्न कास्ट, द्विजा जिनको बोलते हैं। तो ये संस्कृताइजेशन की आप डेफिनेशन को कॉपी कर रट्टा मार लीजिएगा। तो मैंने बताया था कि संस्कृताइजेशन सिर्फ हिंदू कम्युनिटी में नहीं है, जो ट्राइबल कम्युनिटीज में भी पाई जाती है। तो वेस्टर्न इंडिया जो बील्स है वेस्टर्न इंडिया में, वहाँ पे गॉन्ड्स एंड अरांस ऑफ मिडल इंडिया, पहाड़ियास ऑफ हिमालयन रीजन, तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ संस्कृताइजेशन, तो ये ट्राइब्स अपने आप को हिंदू मानती हैं। तो ये संस्कृताइजेशन एक रेफरेंस ग्रुप भी है, तो ये कैसे, ये मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो संस्कृताइजेशन बिलीव द पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स हैव अफेक्टेड द प्रोसेस ऑफ संस्कृताइजेशन, श्रीनिवास बिलीव्ड। तो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फैक्टर ने कैसे प्रोसेस को अफेक्ट किया, तो ब्रिटिश रूल के कारण जो लोअर कास्ट की थी उनको मोर अपॉर्चुनिटी मिली संस्कृताइजेशन करने की और सोशल स्टेटस रेज करने की। पर ऐसा नहीं है भी सपोज करो भी अब एक लोअर कास्ट है, उन्होंने जो रिचुअल्स हैं, जो हैबिट्स हैं, जो भी सब बिहेवियर है वो हायर कास्ट का जब कॉपी किया, इमिटेट किया टू गेन द रिस्पेक्ट इन द कास्ट हायरार्की,
लेकिन ऐसा नहीं है भी हायर कास्ट वाले उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, समटाइम दे फेस हॉस्टिलिटी। ये कैसे होगा जी मैं नेक्स्ट आपको जब हम क्रिटिसिज्म में देखेंगे मैं आपको तब एक्सप्लेन करूंगा। Sanskritization is a cultural process that is usually concomitant of acquiring political or economic power. तो श्रीनिवास टॉक्स अबाउट न्यू एजेंट्स ऑफ संस्कृताइजेशन, फेस्टिवल, हरि कथा, जग, जागरण, रिलीजियस फिगर, इंडियन फिल्म्स एंड लो प्राइस्ड रिलीजियस बुक्स। ऑल दीज आर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू स्प्रेड ऑफ संस्कृताइजेशन इन इंडिया। तो इम्पैक्ट क्या है संस्कृताइजेशन का? रैशनल और लिबरल आइडियाज का अडॉप्शन होने लगा। तो वेदास जो थे अब लोग पढ़ने लगे, क्योंकि पहले जो लोअर कास्ट के लोग थे वो वेदास नहीं पढ़ पाते थे। तो वेदास ने क्या किया, जो ह्यूमन इमेजिनेशन थी वो वाइड की। रिफॉर्मिस्ट ने एक नया सोशल ऑर्डर क्रिएट करने की कोशिश की जहाँ पे जो भी ये सुपरस्टिशन को अवॉइड किया जा सके। लोअर कास्ट गेन सेकुलर पावर बट स्टिल सॉट द सर्विस ऑफ ब्राह्मण फॉर द रिचुअल्स। तो ये इम्पैक्ट क्या है संस्कृताइजेशन का, जो कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने। अब क्रिटिसिज्म क्या है संस्कृताइजेशन का? तो J.F. स्टॉल कहते हैं भी मतलब जो ये कंसेप्ट है संस्कृताइजेशन, अब देखिए संस्कृताइजेशन कंसेप्ट क्या है संस्कृत, तो जहाँ पे कहेंगे भी संस्कृत से तो कुछ इंटरलिंक्ड ही नहीं है, कोई संस्कृत की बात ही नहीं हो रही, तो ये कंसेप्ट कहते कुछ मिसलीडिंग है, भी मिसलीडिंग कंसेप्ट है। जोगिंदर सिंह कहते भी, M.N. श्रीनिवास कहते संस्कृताइजेशन, पर ये संस्कृताइजेशन पैन इंडिया फिनोमिना नहीं है। मैंने वही बताया था ना आपको भी। जो M.N. श्रीनिवास का सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म क्या है, उन्होंने एक स्मॉल सोसाइटी में देखा, एक गांव में देखा एक फिनोमिना को, माइक्रो एंथ्रोपोलॉजिकल इंसाइट एक उन्होंने देखी जी चीज़, और उसको फ्रेमवर्क को मैक्रो सोशलॉजिकल जर्नलाइजेशन एक बड़ी सोसाइटी पे लगा दिया। तो जोगिंदर सिंह उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं भी संस्कृताइजेशन जो पैन इंडिया फिनोमिना नहीं है। कुछ जगह जैसे पंजाब के कल्चर, पंजाब में नदर्न इंडिया में कुछ लोग इस्लामिक ट्रेडिशन से भी इन्फ्लुएंस हुए, उनको कॉपी करने की कोशिश की, उनको अडॉप्ट करने की कोशिश की। तो जहाँ पे जो नॉन सांस्कृतिक ट्रेडिशन की M.N. श्रीनिवास नहीं बात कर रहे। तो अब देखिए एक नई चीज़ अब देखिए, तो जहाँ पे जब सोशल मोबिलिटी की बात करते हैं तो वो कह रहे हैं भी जहाँ पे पैराडॉक्स है, जो डॉक्टर M.N. श्रीनिवास कह रहे थे भी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक फोर्सेज क्या करेंगी, जो संस्कृताइजेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करेंगी। लेकिन अब देखिए पॉलिटिकल जो पावर थी, जो डेमोक्रेसी थी इंडिया में आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो प्रोसेस ऑफ क्या की, रेजर्वेशन दी गई। एक जो रेजर्वेशन है एक प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन दिया गया फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो उससे क्या हुआ, अब जो कुछ शेड्यूल कास्ट हैं, जो दलित्स हैं, वो नहीं कहते भी हमें हमें करना है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेंगे, अगर हायर वो कास्ट का वो करने की कोशिश करेंगे तो उनका जो रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं ले पाएंगे। और जबकि आप देखोगे इंडिया में अब तो मेरे को ऐसा फील होता है भी रिवर्स संस्कृताइजेशन का फिनोमिना हमारे जहाँ पे आ रहा है। जैसे जो कुछ कास्ट थी, जैसे जाट, जिनको हम क्षत्रिय मानते थे, क्षत्रिय मानते हैं, जाट हुए, पाटीदार्स हुए, कापूस हुए आंध्रा में, तो वो भी अभी सब आरक्षण की मांग कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आई फील लाइक दैट देयर इज सम रिवर्स संस्कृताइजेशन फिनोमिना इज हैपनिंग। तो वो कितना सही है कितना गलत है तो वो आप देखिए, आप पढ़िए, तो आप इस चीज़ को भी करंट अफेयर से इंटरलिंक कर सकते हो। तो अब नेक्स्ट क्रिटिसिज्म क्या है भी, जो कल्चरल इमिटेशन है वो हमेशा ऐसा नहीं है भी मतलब वो इसलिए कर रहे हैं भी हमें उनको कास्ट और आर्की में उनको हायर रैंक लेना है। समटाइम वो जो कल्चरल इमिटेशन कर रहे हैं दैट इज वन वे ऑफ डूइंग द रिवोल्ट अगेंस्ट सोशल इकोनॉमिक डेप्रीवेशन। वो रिवोल्ट कर रहे हैं इसके थ्रू, जैसे कि ये है जो दलित्स हैं, क्योंकि आपको पता होगा भी जो हमारी इंडियन सोसाइटी में जो कास्ट सिस्टम है बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। तो दलित्स को जो घोड़ी पे भी सवार नहीं होने देते जब वो शादी पे जाते हैं। तो लेकिन देखिए डिस्पाइट द राइज ऑफ टैक्स, फिर भी काफ़ी दलित्स जो हैं वो इसको कास्ट रूल को डिफाई कर रहे हैं, और घोड़ी सवार होकर शादी पे जो जाते हैं तो जा रहे हैं जो दलित वो हैं
ब्राइडग्रूम। तो अब ये देखिए, मैंने आपको चीज़ बताई थी ना, भी ऐसा नहीं है भी हमेशा ही। और एक चीज़ इसमें आप और देखिए भी, आप देखिए जो घोड़ी पे जो दलित लड़का है जो घोड़ी पे जा रहा है, तो इसने सिर पे वो हेलमेट पहना हुआ है ताकि सम टाइम मैंने बताया था ना भी हायर कास्ट, जब लोअर कास्ट के लोग हायर कास्ट के जो ऐसा जो माना जाता है ये हायर कास्ट का रिचुअल है उसको कॉपी करते हैं, तो उनको जो एक हायर कास्ट के लोग हैं वो तंग करते हैं। तो ये देखिए, तो उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है ताकि वो स्टोन्स वगैरह थ्रो करेंगे तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को। तो आई होप आपको संस्कृताइजेशन का जो कंसेप्ट है ये पूरी तरह से समझ आ गया होगा। तो नेक्स्ट कंसेप्ट है वेस्टर्नाइजेशन का। तो वेस्टर्नाइजेशन का सिंपल कंसेप्ट है, एम एस श्रीनिवास ने सिंपल थ्योरी दी थी। वेस्टर्नाइजेशन कुछ नहीं है, वेस्टर्नाइजेशन रेफर टू changes brought about in Indian society and culture as a result of over 150 year of British rule। तो वो जो चेंजेस थे वो डिफरेंट लेवल पे हुए, टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशन, आइडियोलॉजी एंड वैल्यूज़। तो जो डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन वेस्टर्नाइजेशन की है, 150 साल ब्रिटिशर ने रूल किया और उस 150 साल के ब्रिटिशर के रूल के कारण जो जो चेंजेस हुए टेक्नोलॉजी में, इंस्टीट्यूशन में, आइडियोलॉजी और वैल्यू में, उसको उन्होंने वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट दिया। तो ये वेस्टर्नाइजेशन कहते हैं, संस्कृताइजेशन से सिंपलर कंसेप्ट है। ये वेस्टर्नाइजेशन क्या कंसेप्ट एक्सप्लेन करता है, इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कॉन्टेक्ट मीन ब्रिटिश रूल का इंडियन सोसाइटी में। एम.एन. श्रीनिवास यूज द टर्म वेस्टर्नाइजेशन टू डिस्क्राइब द चेंज इन नॉन वेस्टर्न कंट्री ड्यू टू prolonged contact with the West. Westernization implies certain value preferences which include humanitarianism and active concern for the welfare of all human beings। जब वेस्टर्नाइजेशन कहते भी ह्यूमनिटेरियनिज्म की बात करते हैं, लेकिन कॉलोनियलिज्म में कितना एक्सप्लॉइट किया था, तो आयरनी। वेस्टर्नाइजेशन इंक्लूड द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू इंस्टीट्यूशन एंड फंडामेंटल चेंजेस इन द ओल्ड इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स, आर्मी, सिविल सर्विस, लॉ कोर्ट। तो उन्होंने कुछ नए इंस्टीट्यूशन बनाए और कुछ जो फंडामेंटल जो हमारे पुराने इंस्टीट्यूशन थे उनमें भी चेंज किया, जैसे कि ये एक था गुरुकुल, हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम था गुरुकुल, उनको भी जो एक एजुकेशन था तो उसको भी एक जो इंस्टीट्यूशन था फॉर द फॉर द गिविंग द एजुकेशन टू द स्टूडेंट्स, तो उसको भी पूरी तरह डिस्ट्रॉय किया। जबकि अगर आज आपके स्कूल में आज अगर देखोगे आज का जो स्कूल एजुकेशन सिस्टम है, स्कूलिंग सिस्टम है, तो उसमें मेरे को ऐसा लगता है, आई पर्सनली फील भी वो सिर्फ एक तरफ ध्यान देते हैं भी बुक्स पढ़ो, रट्टा मारो, नंबर लो, भी एक रेस में लगाते हैं। लेकिन गुरुकुल में क्या था, आपका हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको वो मेडिटेशन कराना सिखा रहे हैं, आपको फिजिकल डेवलपमेंट करा रहे हैं, वेपन्स की ट्रेनिंग दे रहे हैं, वेदास की नॉलेज दे रहे हैं। तो मतलब यहाँ पे क्या था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट होता था, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट। तो ये चीज़ भी आप लिख सकते हो। आजकल जो कंसेप्ट है ऑल्टरनेट स्कूलिंग का, तो ये वही है, भी वही चीज़ को दोबारा कॉपी कर रहे हैं, मॉडल को रिवाइव कर रहे हैं गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम को। तो लेकिन अभी ऐसा नहीं है भी हमारा, मैंने हमेशा बोलता हूँ भी एज ए इंडियन वी शुड टेक pride in our culture, our identity, our ancestors, but at the same time हमें इस फैक्ट को भी, जो हमारी सोशल इवल्स थी एंशियंट टाइम्स में, उनको भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे कि गुरुकुल जो था, जो गुरुकुल सिस्टम था एज ए एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा था, मतलब, लेकिन इसका एक क्रिटिसिज्म जो है, मतलब इट्स नॉट इंक्लूसिव। मतलब जहाँ पे गुरुकुल में जो लोअर कास्ट के स्टूडेंट्स थे उनको एंट्री अलाउ नहीं थी, जो हमने एक फेमस एकलव्या की स्टोरी में देखा है। जो मेरा भी एक, अगर आपने देखा होगा चैनल का नाम एजू गुरुकुल है, तो एजू गुरुकुल क्या है, तो मैंने भी वही है भी गुरुकुल के जो गुरुकुल का कंसेप्ट है यहीं से इंस्पायर्ड है भी, एक मैं स्टूडेंट्स का, एस्पिरेंट्स का हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करूं और एक जो स्टूडेंट्स को क्वालिटी एजुकेशन मिले, लेकिन
अब मैंने बताया था ना, तो जो मेरा गुरुकुल का फिनोमिना है, जो एजू गुरुकुल का चैनल का विजन है, तो मैं चाहता हूँ भी हर तरह के स्टूडेंट्स, कोई किसी पे कुछ ना हो, हर तरह के स्टूडेंट्स इससे एजुकेशन का बेनिफिट ले सके। मैंने फर्स्ट वीडियो में भी कहा था भी मेरा जो एजू गुरुकुल का बेसिक थीम है डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। अब आप देखिए, मतलब अभी होपफुली जिन बहुत जल्दी जो सोशोलॉजी का पूरा कोर्स हो जाएगा, जब सारे लेक्चर डल जाएंगे, क्योंकि हम रेगुलरली लेक्चर अपलोड कर रहे हैं चैनल पे अभी। तो अब देखिए, स्टूडेंट्स को जो 50,000 फीस पे करते थे सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए, और फिर भी वो उस लेवल पे जो टीचर थे वो नहीं पढ़ा पाते थे, तो अब वो क्वालिटी एजुकेशन फ्री में वो ले पाएंगे। तो यही एक वो था। तो मैं यही बता रहा था। तो अब ये सब चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ इतना डिटेल में, क्योंकि मैंने आपको बार बार कहा है भी मेरा सिर्फ ये नहीं है टॉपिक पढ़ाया ख़त्म, मेरा है भी मैं आपको इंटरलिंकिंग करना सिखाऊं। मैंने आपको एजुकेशन पे बारे में इतना सही बताया, तो उसका ये है विकल्प को, अगर एजुकेशन जो बहुत इंपॉर्टेंट थीम है इन द एसे पेपर, तो उसमें भी आप जो जो न्यू इंसाइट्स मैंने दी हैं टूवर्ड द एजुकेशन, वो भी आप उसमें लिख सको। Increase in westernization does not impede the process of Sanskritization. Both occur simultaneously and may even accelerate Sanskritization. Western impact on India, postal facilities, railways, buses, newspaper media has made the organized religious pilgrimage, meetings, caste solidarity, etc. more possible compared to the past. तो कैसे संस्कृताइजेशन की जो प्रोसेस है इन्होंने एक्सेलरेट की। तो संस्कृताइजेशन का, वेस्टर्नाइजेशन का इम्पैक्ट क्या हुआ? ओपन द डोर ऑफ नॉलेज, न्यू मॉडर्न एजुकेशन की बात होने लगी। एजुकेशन फॉर ऑल ये क्या है, ये पढ़ लीजिएगा, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा। वेस्टर्नाइजेशन ने जो इवल प्रैक्टिस थी वो हाईलाइट की इंडियन सोसाइटी की, भी कैसे कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है, वुमेन के साथ डिस्क्रिमिनेशन है, जो भी इवल थी वो की। तो उसके कारण क्या हुआ, जो सोशल रिफॉर्मर थी उसकी अटेंशन अट्रैक्ट की, तो उन्होंने वो जो क्रूसेड स्टार्ट किया, जो एक लड़ाई स्टार्ट की टूवर्ड दी सोशल इवल्स, जैसे राजा राम मोहन रॉय, तो उन्होंने जहाँ पे सती प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई, पंडित विद्यासागर उन्होंने विडो रीमैरिज की बात की, तो ऐसे अट्रैक्टेड अटेंशन ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स। तो डिफरेंस क्या है संस्कृताइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन के? Sanskritization process promoted the sacred outlook, while Westernization promoted secular outlook. रिलीजियस आउटलुक को प्रमोट किया, तो वेस्टर्नाइजेशन सेकुलर आउटलुक की बात कर रहा है। संस्कृताइजेशन इज प्रोसेस ऑफ अपवर्ड मोबिलिटी बाय प्रोसेस ऑफ इमिटेशन, upward mobility process of imitation, while westernization is process of upward mobility by the process of development. Sanskrit implies mobility within the framework of caste, while westernization implies mobility outside of the framework of caste. Sanskritization puts a taboo on meat eating and consumption of alcohol, क्योंकि ये देखिए हायर कास्ट के जो लोग हैं ब्राह्मण्स जैसे, उनका बिहेवियर को जो कॉपी करते हैं लोअर कास्ट के लोग, इमिटेट करते हैं, तो वो ये सब चीज़ों को छोड़ देते हैं मीट ईटिंग, क्योंकि ये इम्प्योर गिनी जाती हैं। लेकिन वेस्टर्नाइजेशन प्रमोट करता है मीट ईटिंग और कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल। तो अभी एक जो कंसेप्ट आता है मॉडर्नाइजेशन, तो मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट क्या है? तो जो मॉडर्निटी का एक मेरा लेक्चर है यूट्यूब पे मैंने किया हुआ है, अगर आप सर्च करोगे काफ़ी स्टूडेंट्स ने अप्रिशिएट किया है, उस पर 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने देखा है उसको। तो इसका सिंपल है अडॉप्शन ऑफ मॉडर्न वेज ऑफ लाइफ एंड वैल्यूज। तो ये मॉडर्नाइजेशन का कंसेप्ट। तो अब वेस्टर्नाइजेशन और मॉडर्नाइजेशन में क्या डिफरेंस है? द टर्म वेस्टर्नाइजेशन अनलाइक मॉडर्नाइजेशन इज एथिकली न्यूट्रल, इट डज नॉट कैरी द इम्प्लीकेशन दैट इज गुड और बैड, वेयर मॉडर्नाइजेशन इज नॉर्मली यूज्ड इन सेंस दैट इज गुड। तो वेस्टर्नाइजेशन का नहीं पता गुड और बैड है, कोई एथिकली न्यूट्रल है, लेकिन मॉडर्नाइजेशन हमेशा गुड होती है। वेस्टर्नाइजेशन इज एन यूज्ड बाय श्रीनिवास कवर बिहेवियरल एस्पेक्ट लाइक ईटिंग कैसे कर रहे हो, ड्रिंकिंग, ड्रेसिंग, डांसिंग, नॉलेज एस्पेक्ट लाइक लिटरेचर, साइंस एक्सेट्रा, वैल्यू एस्पेक्ट लाइक
humanitarianism, egalitarianism, secularism. The term modernization involve a transformation of social, political and economic organization. तो अब देखिए जहाँ पे कुछ एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, लेकिन मॉडर्नाइजेशन क्या है? कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर और इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। तो ये कैसे होता है? भी एक ट्रेडिशनल सोसाइटी कैसे मॉडर्न सोसाइटी जब बनती है तो उसकी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल स्ट्रक्चर में क्या चेंजेस आता है, ये मैंने ऑलरेडी जो मॉडर्निटी का एक लेक्चर है उस पर बहुत डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। Modernization a broader concept and has a wider range of application, while westernized characterize the changes brought about in Indian society and culture as a result of 150 year of a British rule. तो मॉडर्नाइजेशन एक ब्रॉडर कंसेप्ट है। तो आज भी हम देखेंगे मॉडर्नाइजेशन हो रही है, नए नए लॉ आ रहे हैं टू प्रमोट द मॉडर्निटी। आज LGBTQ कम्युनिटी की बात हो रही है, तो इस आल्सो वन फेस ऑफ मॉडर्निटी। तो वेस्टर्नाइजेशन इज ए मिडिल क्लास फिनोमिना वाइल मॉडर्नाइजेशन मास प्रोसेस इन्वॉल्विंग मास मीडिया। तो ये है मॉडर्नाइजेशन का। वेस्टर्नाइजेशन से कई बार आपसे पूछ लेते हैं, और आप इसको भी लिख सकते हैं जो एक आपका है मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन, तो उसमें भी इस पॉइंट ऑफ व्यू को आप डाल सकते हैं। मेरा सिंपल क्या है, आपको नॉलेज देनी, आपको नॉलेज के दे दिए, नॉलेज दे दिया आपको मैंने, 1000 वर्ड्स दे दिए। अब आपको सिलेक्ट करना है उनमें से मैं 250 वर्ड्स, जब यूपीएससी एक आंसर पूछेगा उसमें मैंने क्या लिखने हैं। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। इलेबोरेट M.S. श्रीनिवास स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच टू स्टडी ऑफ इंडियन सोसाइटी, हमने ऑलरेडी अच्छे से किया है। ये कास्ट सिस्टम स्टडीज इन इंडिया बीइंग डोमिनेटेड बाय बुक व्यू इनिशियली, हाउ डिड द एंट्री ऑफ फील्ड व्यू ब्रिंग अबाउट बैलेंस इन द स्टडी ऑफ इंडियन कास्ट सिस्टम। 2021 में पूछा भी कैसे वो बोलते थे रिजिड है, क्लोज सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम है। तो M.S. श्रीनिवास ने कैसे कास्ट के बारे में बताया। एलेबोरेट श्रीनिवास व्यू ऑन रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुर्ग्स, ये भी ऑलरेडी हमने बहुत अच्छे से किया। ओका के बारे में बात की, विलेज के बारे में बात की, कास्ट के बारे में बात की कुर्ग्स में। राइट ए क्रिटिक ऑफ स्ट्रक्चरल फंक्शनल पर्सपेक्टिव यूज बाय M.S. श्रीनिवास इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंडियन सोसाइटी, तो ये भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है जो M.S. श्रीनिवास का लेक्चर है। बट द चेंजेस इन कल्चरल एंड स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट ऑफ द कास्ट सिस्टम से इंडिपेंडेंट, तो क्या है? तो ये एक ब्रॉडर कंसेप्ट क्वेश्चन है, लेकिन आप क्योंकि जो हम याद करें हम करेंगे जब कास्ट सिस्टम में है, तो देखेंगे भी कास्ट सिस्टम कैसे चेंज हो रहा है भी इंडिपेंडेंस के बाद से। लेकिन आप इसमें M.S. श्रीनिवास के आइडियाज़ को भी डाल सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, ये बहुत अच्छे से किया। वोट बैंक जो कंसेप्ट है, तो जब कास्ट एंड पॉलिटिक्स की बात करेंगे तो तब हम इसको कंसेप्ट को भी कवर करेंगे। M.S. श्रीनिवास कंसेप्ट ऑफ वेस्टर्नाइजेशन, ये अभी करवाया आपको। बट आर द फीचर्स M.S. श्रीनिवास कंसेप्ट ऑफ डोमिनेंट कास्ट, हाउ इफेक्टिव इट इज इन अंडरस्टैंडिंग टुडेज रियलिटी, तो ये भी मैंने अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया। वेस्टर्नाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन चेंज इन इंडिया 2012 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन है, तो आपको एक आइडिया आ गया होगा भी। अगर आप ये लेक्चर को ध्यान से सुनोगे तो इन्हीं लेक्चर में से क्वेश्चन आएंगे, तो आप कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा भी आपको नहीं आता हो, लेकिन द कंडीशन यही है भी आपको बहुत ध्यान से सुनना है। सो थैंक यू क्लास। अगर फिर भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में लिखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर कम है हमारे, सब्सक्राइबर बढ़ने चाहिए, थोड़ा सा अच्छा लगता है, मोटिवेट होते हैं। थैंक यू क्लास।